सबसे पहले आप जो कुछ भी कला के संदर्भ में निशा मैम से सीखे हैं, मैं उसी के संदर्भ में बात करूंगा। जैसा कि मैम पढ़ाई हैं कला के बारे में, तो कला के बारे में आपका क्या ख्याल है? जैसा कि उन्होंने मैम ने पढ़ाया हम लोगों को कि जब से मनुष्य पृथ्वी पे आया है, अगर उस समय से देखा जाए तो तभी से हमारे मनुष्य के जीवन में कला की उत्पत्ति होती है। प्राचीन काल में जब मनुष्य आखेट करने जाता था तो उसे ये नहीं पता होता था कि हम किस गुफा से जा रहे हैं, तो उसी समय से उसने क्या किया कि कला की जरूरत पड़ी उसे अपने जीवन में, क्योंकि जब वो आखेट करने जाता था तो वो रेखाओं का प्रयोग करने लगा था, रेखाएं बनाने लगा था, उसी के माध्यम से वो आगे मार्ग की ओर जाता था। और जब किसी जानवर का शिकार कर लेता था तब वो अपनी गुफा में दोबारा लौटने के लिए कला का प्रयोग, कला के द्वारा जो चित्रों का निर्माण करता था या किसी रेखा का निर्माण करता था, उसको देखते हुए अपनी जगह पुराना आता था, फिर मतलब अपनी पुरानी अवस्था में आ जाता था या गुफा में आ जाता था। तो देखा जाए तो कला का प्राचीनतम प्रयोग तो प्रागैतिहासिक काल से ही मिल जाएगा हम लोग का, कि हम लोग ने प्रागैतिहासिक काल में ही मनुष्य का जीवन शुरू होता है, तो उस समय से कला का प्रयोग शुरू हो गया था। और जैसे जैसे हम लोग का विकास हुआ, कला मतलब कला प्रोग्रेस, आगे हम लोग बढ़ते गए कला के क्षेत्र में। और अगर देखा जाए कला अगर मनुष्य के जीवन में बोला जाए तो कला मनुष्य मात्र आनंदित ही नहीं करता, हम क्या करते हैं, कलाकार की किसी कृति को देख के प्रेरित होते हैं। तो अगर कला का सब सही अर्थ समझा जाए, एक मिनट एक चीज और आप बताएंगे, जैसे कि जो कला है, कला को हम किन किन रूपों में देख सकते हैं? क्या हम जो बोल रहे हैं वो भी एक कला है? आप जो बता रहे हैं यहाँ पे बैठ के वो भी एक कला है? तो इन सब बारे में आप बताइए कि क्या कला किताबी ज्ञान से हटकर भी है कि खाली किताबी ज्ञान ही है? कला किताबी ज्ञान नहीं है। अगर देखा जाए तो हम लोग के दैनिक जीवन में कला हर चीज, मतलब अगर हम कोई भी चीज कर रहे हैं तो एक प्रकार की कला ही है। अगर अभी हम बोल रहे हैं तो भी एक प्रकार की कला है, क्योंकि वार्तालाप की भी एक प्रकृति होती है, कला भी होती है। तो हम ये नहीं बोल सकते कि कला मात्र चित्रकला मूर्ति कला ही है। अगर हम अपने दैनिक जीवन में किसी भी चीज को देखें तो कला के अंतर्गत आएगी। अगर हम लोग यहाँ पे स्थापत्य कला में देखते हैं, हम लोग बाहर जाते हैं स्थापत्य कला देखते हैं, कोई बिल्डिंग बनी रहती है तो स्थापत्य कला के अंतर्गत है। और कोई हम लोग मान लीजिए कोई कंप्यूटर कला कर रहे हैं, कोई वार्तालाप कर रहे हैं। अगर हम लोग मंचीय कला में देखें, हम लोग की कला के प्रकार है, तो मंचीय कला में हम लोग जाते हैं तो नाटक देखते हैं, नृत्य देखते हैं, संगीत देखते हैं, ये सब भी एक प्रकार की कला ही है। तो कला का हम लोग अगर बोले तो सीमित कोई प्रयोग ही नहीं है, अनंत प्रयोग है। अगर हमारे जीवन में देखा जाए, हम लोग दैनिक जीवन में जब से शुरू करते हैं, मतलब शुरू उठते हैं सुबह और भी इतनी प्रकार की कला करते हैं। अगर कोई टीचर आपको पढ़ाता है तो भी उसकी कला ही है। तो हम लोग कला को ऐसे नहीं बोल सकते कि ये कला का एक सीमित प्रारूप है, कला का प्रारूप अनंत है। बिल्कुल सही जी। तो एक चीज और आप बताएंगे कि एग्जाम में बार बार पूछा जाता है कि कला का अर्थ होता क्या है? तो आंसर आता है कला का अर्थ होता है प्रेरित करना। तो प्रेरित करने का कुछ माध्यम भी होता है? कला प्रेरित तो करता है इंसान को, तो इसके माध्यम भी होते हैं। तो हम किस द्वारा, कैसे कला के द्वारा प्रेरित होते हैं? तो अगर कोई कलाकार अपनी कृति बनाता है, अपने मतलब विचारों को किसी पेज पे मतलब उकेरता है, अभिव्यक्ति प्रदान करता है, जैसे कि हमारे अभी परिभाषा में कई विद्वानों ने कला की परिभाषा भी दी है। तो हम क्या करते हैं, किसी कलाकृति को देख के मनुष्य मात्र आनंदित ही नहीं होता, उससे प्रेरित होता है कि हमें अपने जीवन में आगे चल के क्या करना है, कोई चित्र हमें किस प्रकार अनुभूति प्रदान कर रही है कि हम जीवन में आगे बढ़े। तो हम बोल सकते हैं कला मनुष्य को प्रेरित करती है। और प्रेरित कैसे करती है? हम लोग चित्रकला के माध्यम से भी प्रेरित हो सकते हैं, मूर्ति भी देख के प्रेरित हो सकते हैं, कोई स्थापत्य कला भी देख के प्रेरित हो सकते हैं, नाटक देख के प्रेरित हो सकते हैं। मान लीजिए किसी का जो रुचि है वो नाटक की तरफ है, तो नाटक को देख के प्रेरित होगा। और कोई संगीत में प्रेरित हो सकता है, कोई काव्य में प्रेरित हो सकता है, और कोई अगर पढ़ाने में इंटरेस्टेड है तो वो किसी टीचर की पढ़ाने की कला को देख के प्रेरित हो सकता है। तो हम बोल सकते हैं कला मनुष्य को हर जीवन में और हर क्षेत्र में प्रेरित करती है। मात्र आनंद ही नहीं प्राप्ति का, आनंद तो दूसरे स्वरूप में आए कि हम लोग मात्र मतलब देख रहे हैं तो आनंद प्राप्ति हो, मगर मेन उद्देश्य मतलब अगर मुख्य प्रारूप देखा जाए तो कला का अर्थ प्रेरित करना ही होता है। तो आप कुछ पूछेंगे? जैसे बहुत से विद्वानों ने कला के संदर्भ में अपने अपने मतों को व्यक्त किया है, तो मैं जानना चाहूंगा कि कुछ विद्वानों का नाम बताइए जो कला के संदर्भ में अपने कला के बारे में तो कई विद्वानों ने बोला, बट हम लोग कुछ ऐसे विद्वानों के बारे में
करता है। कला में मनुष्य अपनी अभिव्यक्ति करता है। अगर हम लोग पोचे के अनुसार देखें तो बोलते हैं कला ब्राह प्रभाव की आंतरिक अभिव्यक्ति है। अगर हीगल बोलते हैं, जो कि हीगल कला के मतलब ललित कलाओं को 5 प्रकार से भी बांटते हैं, तो वो बताते हैं कला जो है आदि भौतिक सत्ता को व्यक्त करने का माध्यम है। और अगर हम लोग अरस्तु के बारे में देखते हैं तो बोलते हैं वो कला प्रकृति का अनुकरण है। प्लेटो बोलते हैं कला सत्य की अनुकृति है। और टी.एन. चोयल बोलते हैं, वो बोलते हैं कला में मनुष्य अपनी अभिव्यक्ति करता है, स्वर देता है। बिल्कुल सही। और जो आपके भाई बहन और या बड़े हो या छोटे हो जो भी तैयारी कर रहे हैं, तो आपको मान लीजिए अगर उनको परिभाषाएं बताना है कि परिभाषाएं किस तरीके से याद किया जा सकता है, तो क्या कुछ ट्रिक वगैरह है परिभाषा याद करने के लिए? जी बताइए सबको। कला को परिभाषा याद करने की ट्रिक है अच्छी। इसका एक ट्रिक मतलब हमारी मैडम ने हम लोग को बताया है, मैम ने निशा मैम ने, है जैसे राम कब भागा है आप प्लेस चुरा दिया, फल दबा दिया। जिसमें सबसे पहला शब्द होता है राम, जिसमें बोलते हैं पहला शब्द है रा से रविन्द्रनाथ टैगोर, और माँ से मनुष्य कला में अपनी अभिव्यक्ति करता है। दूसरा होता है शब्द कब, का से होते हैं खोचे, और बा से होता है ब्राह प्रभाव। तो कला ब्राह प्रभाव को व्यक्त करने का आंतरिक कला बाह्य प्रभाव की आंतरिक अभिव्यक्ति है। नाम का भागा है हीगल, भौतिक सत्ता जो होता है हीगल का है। कब भागा माने भौतिक और है माने हीगल। तो कला आदि भौतिक सत्ता को व्यक्त करने का माध्यम है। और उसके बाद आ से अरस्तु और पा से प्रकृति का अनुकरण। तो कला प्रकृति का अनुकरण है। और प्लेटो कला सत्य की अनुकृति है। आप प्लेस चुरा दिया, टी.एन. चोयल, इनका पूरा नाम परमानेंट चोयल है, वो बोलते हैं कला में मनुष्य अपनी अभिव्यक्ति देता है। और उसके बाद आता है आप प्लेस चुरा दिया, फल दबा दिया। फैड है जो बोलते हैं दमित वासनाओं का उभरा हुआ रूप है कला। तो ये कला की परिभाषाएं याद करने की एक ट्रिक है, जिसके माध्यम से हमारे जो भाई बहन हैं वो पढ़ें तो ज़्यादा तेजी से याद कर सकते हो। जो बार बार भूलते हैं, जो विस्मृति होती है, उसको अच्छे से याद कर सकते हैं। जी मैं जानना चाह रही हूँ जो टी.एन. चोयल है, क्या ये जो है कोई श्रृंखला वगैरह बनाए हैं? परमानंद चोयल जी भैंसों की श्रृंखला बनाए हैं। बिल्कुल सही। तो परमानंद चोयल चित्रकार है, राजस्थानी चित्रकार, ये जो है भैंसों की श्रृंखला बनाए हैं। और कोई कलाकार के बारे में बताइए जो कोई श्रृंखला वगैरह तैयार किया हो। रामेश्वर गुरुटा उन्होंने भी बनाया है, और उन्होंने गुड़िया सीरीज बनाई। रामेश्वर गुरुटा जो है ये गुड़िया सीरीज बनाए हैं, गुड़िया सीरीज विकास भट्टाचार्य बनाए हैं। और बैल श्रृंखला भी है, क्या पता है? कुलकर्णी ने बनाया बैल श्रृंखला। बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। ठीक है, आप जा सकते हैं। आप जो है अपना परिचय सबको बता दीजिए। मान लीजिए जो भी भाई बहन आपको देखें, कम से कम आपको देख के ये सीखेंगे कि हाँ तैयारी कैसे की जाती है। मेरा नाम सुनील कुमार यादव है और मैं कला की तैयारी कर रहा हूँ, और भविष्य में मैंने का सानिध्य रहा तो आगे चल के बढ़ूंगा और सेलेक्शन भी पाऊंगा। तैयारी कहाँ कर रहे हैं? चितेरा आर्ट अकेडमी, ये एलमगंज में है, बैंक रोड के जस्ट पर। ठीक है, आप जा सकते हैं। आप आ जाइए। सबसे पहले आप अपना परिचय बताएंगे और आपकी तैयारी किस तरीके से है। आप प्रागैतिहासिक चित्रकला अगर तैयार करती हैं तो आपका तैयार करने का ट्रिक क्या है कि आप कैसे तैयार करती हैं कि आप जल्दी चित्रों को तैयार कर लेती हैं, अच्छे से आपको तैयार भी हो जाता है, बताएंगी? नमस्कार, मैं हूँ रचना यादव और मैं निशा मैम के सानिध्य में तैयारी कर रही हूँ। और प्रागैतिहासिक में मेरा टॉपिक है बांध। जी, आप लोग जो है इस टाइम मिस रचना जी से बात कर रहे हैं। मिस रचना जी बताएंगे कि उन्होंने बांदा गुफा कहाँ स्थित है और गुफा की खोज किसने किया था और बांदा गुफा की खोज कब हुई थी। बांदा उत्तर प्रदेश के
उत्तर प्रदेश से, बांदा उत्तर प्रदेश के अंतर्गत आता है। और बांदा की खोज 1907 में सिल्वर आर्ट ने किया था। और बांदा के अंतर्गत कई स्थल आते हैं। बांदा की खोज सिल्वर आर्ट कब किए हैं? 1907 में। 1907 में किए हैं, बिल्कुल सही। और क्या बांदा से कुछ चित्र भी पाए गए हैं? जी हाँ। अगर जो भी चित्र बांदा गुफा से मिले हैं तो आप उन चित्रों के बारे में बताएंगी, कौन कौन से चित्र बांदा से पाए गए हैं? अगर आप कोई ट्रिक आपके पास हो बांदा गुफा के तो आप उसको शेयर कर सकते हैं। बांदा गुफा से बांदा गुफा का एक ट्रिक है, मणि का चित्र उठा आम पर सर का मन बोराया। हाँ, ये क्या चीज है? स्थल है कि चित्र है? ये स्थल है, चित्र नहीं है, ये स्थल है। बांदा के अंतर्गत कई स्थल आते हैं जिनको ट्रिक के माध्यम से हमने याद किया है। हाँ। मैम ने हमको याद कराया है ट्रिक के माध्यम से। मणि का चित्त उठा आम पर और सर का मन बोराया। जी। मणि से हो गया मानिकपुर। बांदा के अंतर्गत जो स्थल आते हैं मानिकपुर और चित्रकूट। मणि का चित्र उठा से क्या हो जाएगा? उल्दन हो गया। और आम से क्या होता है? अमवा हो गया। अमो होता है, अमो भी स्थल है। हाँ। सर का मन सरहद हो गया। हाँ। और मन से हो गया मालवा। मालवा हो गया। बोराया से हो गया करियाकुंड। और वहाँ से क्या हो गया? बरगढ़। बिल्कुल। और इसके अंतर्गत इन्होंने बताया है ट्रिक, मणि का चित्त उठा आम पर सर का मन बोरा है। तो ये बताएंगे कि जो बांदा के अंतर्गत स्थल है वो है मानिकपुर और क्या? चित्रकूट। मणि का उठा उल्दन। इन्होंने ट्रिक के माध्यम से पूरा बताया है। मैं इनको जितने भी लोग हैं मैं उनको ट्रिक के माध्यम से बताने का प्रयास करती हूँ ताकि जो भी क्वेश्चन आए वो सारा तैयार रहे। तो क्या मैं आप लोगों को आपको चित्र भी बताई हूँ कि मानिकपुर से कुछ चित्र भी पाए गए हैं, उसका ट्रिक जानती हैं क्या है? जी बताइए। पुरुष पहने तीर कमान, ये मानिकपुर का ट्रिक है। हाँ। और इसमें पुरुष जो है चोंचधारी पुरुष का चित्र है और पहिया रहित गाड़ी का चित्र है। पुरुष पहने तीर कमान और तीर कमानधारी पुरुषों का चित्र है, सिपाहियों का चित्र है। ये मानिकपुर का ट्रिक है। तो जैसे कि बांदा के अंतर्गत जो मानिकपुर प्रागैतिहासिक स्थल आता है उसका ट्रिक है पुरुष पहने तीर कमान, चोंचदार पुरुष का चित्र, पहिए रहित गाड़ी का चित्र और तीर कमानधारी पुरुष का चित्र। और उसके बाद कुछ ऐसे स्थल हैं जो बांदा से जहाँ पे और कुछ चित्र पाया गया है, तो क्या उस स्थल के बारे में जानती हैं? आप सबको बताइए। जी हाँ, मलबा से भी पाया गया है, करियाकुंड से भी पाया गया है। और मलबा से पाया गया है वो क्या कहते हैं, तीन दंडधारी अश्वारोही और उसका घोड़े की लगाम पकड़े हुए पैदल चल रहे हैं। बिल्कुल सही। और करियाकुंड से पाया गया है हिरन के शिकार का चित्र, आखेट का चित्र। ठीक है। तो और कोई टॉपिक? वैसे तो हमको लग रहा है आपका प्रागैतिहासिक सभी तैयार होगा ना। तो जैसे आपसे पूछा जाए कि जो सिंघनपुर स्थल है उसकी खोज किसने किया था? W एंडरसन। किसने किया था? W एंडरसन। बिल्कुल सही राइट क्वेश्चन इनका एकदम जो भी बताई है कि सिंघनपुर का खोज W एंडरसन किए हैं। और सिंघनपुर किस पर्वत पर स्थित है ये भी आपको पता होगा क्योंकि मैं बेहतर बताई हूँ। चावरथल पर्वत। कहाँ पे? चावरथल पर्वत। बिल्कुल सही, इनका एकदम राइट आंसर है चावरथल पर्वत। और इन्होंने अच्छा बताने का प्रयास किया है। जितने भी हमारे सब प्री स्टूडेंट हैं सभी लोग अच्छे से इनकी तैयारी हुई है और सब लगभग अच्छा बताने का प्रयास कर रहे हैं। ठीक है, आप जा सकती हैं। अब मैं बुलाना चाहती हूँ ऋचा जी को। ऋचा जी आ रही हैं, वो कुछ आप लोगों को प्रागैतिहासिक स्थल के बारे में बताएंगी। जैसा कि मैं पढ़ाई हूँ वो अच्छा बताने का प्रयास करेंगी। और जी ऋचा जी। नमस्ते सर नमस्ते। मैं ऋचा यादव बोल रही हूँ चितेरा आर्ट एकेडमी से। मैं होशंगाबाद के बारे में बताने जा रही हूँ कि इसकी खोज किसने और कब किया था
और इसमें कौन कौन से चित्र पाए गए हैं? तो ऋचा जी आप लोगों को बताएंगी, मिस ऋचा जी की होशंगाबाद की खोज कब हुई थी, मैं जानने का प्रयास कर रही हूँ। जी बताइए, होशंगाबाद की खोज कब हुई थी? जी मैम 1922 में मनोरंजन घोष ने किया था। बिल्कुल राइट आंसर। 1922 में होशंगाबाद की खोज मनोरंजन घोष किए हैं। अगर आपसे मान लीजिए क्वेश्चन पेपर में पुटअप किया जाता है कि होशंगाबाद किस नदी के किनारे स्थित है, तो क्या आप बता सकती हैं? जी वो नर्मदा नदी किनारे स्थित है। बिल्कुल राइट आंसर। होशंगाबाद जो है नर्मदा नदी के किनारे स्थित है। और होशंगाबाद से बहुत सारे चित्र पाए गए हैं, जैसा कि मैं जानने का प्रयास कर रही हूँ ऋचा जी से कि होशंगाबाद से कौन कौन से चित्र पाए गए हैं। जी बताएंगी, जैसा कि मैं पढ़ाई हूँ आप लोगों को होशंगाबाद, तो जो भी आपके अनुज या आपसे बड़े भाई बहन देख रहे हैं तो वो आपसे सीखने का प्रयास करेंगे कि पढ़ाई कैसे किया जाता है, क्योंकि चैप्टर लंबा होने के नाते आज कल जो भी एग्जाम है उन सबों में फाइट बहुत ज़्यादा है, कंपटीशन है। उस कंपटीशन को देखते हुए क्या आप आगे बढ़ना है तो कैसे बढ़ेंगी? जी मैं होशंगाबाद के बारे में बताने जा रही हूँ। इसके चित्र का मतलब याद करने का तरीका जो हमारी मैम ने बताया है ट्रिक के माध्यम से, उसका ट्रिक है मोर जियरा वन में 4 महिष को पीले रंग में हाथी पर सवार देखा और घायल भैंसे को देख के गम में डूबा। और घायल हाथी देख घायल हाथी देख गम में डूबा। तो इसको मैं विस्तार से मतलब एक्सप्लेन करके बता रही हूँ। जी जी देखिए, जो मैं होशंगाबाद का ट्रिक बताई हूँ, मोर जियरा वन में 4 महिष को पीले रंग में हाथी पर सवार देखा और घायल हाथी देख गम में डूबा। तो आप बता सकती हैं कि मोर से क्या होगा? जी मोर का चित्र। मोर का चित्र बिल्कुल सही, इनका राइट आंसर है। इनका कहने का मतलब ये है कि जो होशंगाबाद है, होशंगाबाद के आदमगढ़ क्षेत्र में मोर का चित्र पाया गया है। और जियरा से बता सकती हैं क्या चित्र है? जी जिराफ समूह का चित्र। बिल्कुल राइट आंसर। तो इनका कहने का मतलब है कि मोर का चित्र और जिराफ समूह का चित्र होशंगाबाद से पाया गया है। वन से क्या होगा? आदिम वन देवी का चित्र। बिल्कुल राइट आंसर। तो होशंगाबाद में आदिम वन देवी का चित्र पाया गया है। और बताइए। जी आदिम वन देवी के बाद चार धनुधारियों का चित्र पाया गया है। तो 4 धनुधारियों का भी चित्र होशंगाबाद में बनाया गया है। आगे। महिष हो गया महामहिष का चित्र। तो बिल्कुल राइट आंसर। तो होशंगाबाद में महामहिष का भी चित्र पाया गया है। तो और आगे बताइए क्या कौन कौन से चित्र पाए गए हैं? इसमें पीले रंग में हाथी पर सवार चित्र पाया गया है, जो सबसे प्राचीन चित्र है इसका। उसके बाद हाथी पर सवार का चित्र पाया गया है। और से हो गया अस्त्रधारी घुड़सवारों का चित्र पाया गया है। और घायल भैंसी का चित्र पाया गया है। उसके बाद हाथी का चित्र है और बहुत से हाथी का चित्र है। और एक चित्र पाया गया हाथी पर बैठे आखेटों पे वो करते हुए शिकार करते हुए। हाँ, तो एक चित्र और पाया गया है पालतू हाथी पर जंगली हाथी का पीछा करते हुए या आखेटा द्वारा ना। तो बहुत सारे चित्र होशंगाबाद से पाए गए हैं, जो कि इनको सारे चित्र याद हैं, वो भी ट्रिक के माध्यम से। तो क्या ये ट्रिक का माध्यम अच्छा है? जी मैम बहुत अच्छा है। हम आप सबको बताना चाहते हैं कि ट्रिक के माध्यम से हम लोगों को प्रागैतिहासिक का पूरा स्थल पूरी चित्र याद हो चुके हैं। बिल्कुल सही बात है। जितने भी लोग हमारे यहाँ तैयारी कर रहे हैं लगभग सब लोगों ने ट्रिक से ही सब कुछ याद किया है प्रागैतिहासिक, क्योंकि आप लोग भी जान रहे हैं कि जो प्रागैतिहासिक चित्र हैं वो बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट है। अगर एक थोड़ा सा एक पॉइंट चेंज कर दिया जाए तो वो चित्र होशंगाबाद से बदलकर सिंघलपुर हो जाएगा, जैसा कि कौन सा चित्र है। ठीक है, आप बहुत अच्छा बताएंगे, अच्छा प्रयास किए हैं। और इसके बाद मैं शशि को बुलाना चाहती हूँ। शशि जी आ रहे हैं, मिस शशि। ये आप लोगों को मिर्जापुर के प्रागैतिहासिक स्थलों के बारे में बताएंगी और ये बताएंगी कि भारत का कौन सा स्थल है जिसकी खोज सबसे पहले हुई है, प्रागैतिहासिक स्थल है जिसकी खोज सबसे पहले हुई है और उसकी खोज किसने किया था। सबसे पहले आप अपना परिचय दीजिए सबसे। प्रणाम मैम। प्रणाम सर। मैं सती सिंह तेरा आर्ट एकेडमी में कोचिंग करती हूँ
और पास में करके माइक एकदम पास में। और यहाँ पे जो भी हम लोग को शिक्षा दी जाती है, जो भी पढ़ाया जाता है, बहुत अच्छी तरीके से पढ़ाया जाता है। और इसके माध्यम से हम लोग को जो चीज़ें नहीं याद होती वो बहुत जल्दी याद हो जाती हैं। और सर और मैम जी, क्या आप बताना चाहती हैं कि जो मिर्जापुर है वो कहाँ पर स्थित है? मिर्जापुर उत्तर प्रदेश में स्थित है। और बिल्कुल सही। मिर्जापुर स्थल जो है प्रागैतिहासिक स्थल मिर्जापुर उत्तर प्रदेश में स्थित है। तो प्रागैतिहासिक मिर्जापुर स्थल की खोज किसने किया था? कार्लाइल और अकबर ने किया था 1880 में। बिल्कुल राइट आंसर। तो मिर्जापुर स्थल की खोज कार्लाइल एवं अकबर ने 1880 ईस्वी में किए थे। और क्या आप बताएंगे कि जो मिर्जापुर स्थल है वो किस पर्वत श्रृंखला पर स्थित है? कैमूर श्रृंखला पे स्थित है। विंध्याचल पर्वत और विंध्याचल पर्वत की कैमूर श्रृंखला पर स्थित है। आप ऐसा बोलिए ना। और आप बताइए जो मिर्जापुर स्थल है किस नदी के किनारे स्थित है? सोन नदी के किनारे स्थित है। बिल्कुल सही आंसर। तो मिर्जापुर स्थल जो है सोन नदी के किनारे स्थित है। और अब आप बताएंगे कि जो मिर्जापुर स्थल है उसके अंतर्गत कौन कौन से स्थल पाए गए हैं जहाँ पे चित्रों को पाया गया है। तो क्या आपको स्थल याद है? जी मैम, बहुत अच्छे तरीके से याद है। तो आप जो है सबको बताने का प्रयास कीजिए कि यहाँ पे कौन कौन से स्थल पाए गए हैं। जैसा कि बहुत बार एग्जाम में पूछा जाता है, बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। मैम, यहाँ के प्रागैतिहासिक स्थल जो है मैंने ट्रिक से याद किया है। ट्रिक है ऐसा कि हसन घोड़ा कोबर में, भय से कंडी चुंदू बिने विजयगढ़ में। हाँ से हो गया हरनी हरन हो गया, हाँ से सोरो घाट हो गया, लव से लिखुनिया हो गया, और से ओबर हो गया, घोड़ा से घोड़ मगल हो गया, और लिखुनिया फौज से एंड हो गया, भय से भैंसोर भंडरिया हुआ। तो इनका एक ट्रिक है। ये ट्रिक के माध्यम से आप लोगों को बता रही हैं कि यहाँ पे जो मिर्जापुर है यहाँ पे प्रागैतिहासिक स्थल मिर्जापुर के अंतर्गत जो आते हैं। हसन घोड़ा कोबर में, भय से कंडा चुन्नू बिने विजयगढ़ में। तो इन्होंने बताया हा से हरनी हरन, हसन से हो गया, सा से सुरहो घाट, ला से लिखुनिया वन लिखुनिया टू, घोड़ा से घोड़ मगर ना, यही आप बता रही हैं। बिल्कुल सही। कोबर से क्या होगा? ओ से ओबर होगा, ओबर से ओबर ही होगा। हाँ। और का से कंडा को होगा, और क्या से चुनार हुआ, बी से बिरढम होगा। और ये तो मिर्जापुर के स्थल है ही। हाँ, विजयगढ़ भी है कि नहीं? जी मैम, विजयगढ़ भी है। तो अब आप बताएंगे कि मिर्जापुर का जो स्थल है उसमें से आपने लिखुनिया के बारे में भी चर्चा की है। तो क्या आप बताएंगे कि लिखुनिया में कौन कौन से चित्र पाए गए हैं? जी मैम, लिखुनिया में 4 चित्र पाए गए हैं। उसके ट्रिक है हाथी माता नृत्य करे घर में। तो ये बता रही हैं कि लिखुनिया में जो चित्र पाए गए हैं उसका ट्रिक हाथी माता नृत्य करे घर में। क्या आप डिटेल में बता सकती हैं कि इसका आंसर क्या होगा? जी मैम, बता सकते हैं। लिखुनिया में हाथी का चित्र पाया गया है, और माता पुत्र का चित्र पाया गया है, नित्यांगना का चित्र पाया गया है, और घुड़सवार पालतू हाथी के ऊपर जंगली हाथी का पीछा करते हुए, मतलब पकड़ते हुए पाया गया है, और घुड़सवार हाथी पे भाला लिए हुए पाया गया है। इसे पाया गया। तो इनका कहने का मतलब है यहाँ पे लिखुनिया में हाथी से रिलेटिव चित्र भी बनाए गए हैं, और माता पुत्र का चित्र पाया गया है, नृत्य वादन का चित्र पाया गया है, पालतू हाथी पर जंगली हाथी का पीछा करते हुए का भी चित्र पाया गया है, और घुड़सवार का भी चित्र पाया गया है। क्या इसके अलावा कुछ जो मिर्जापुर है उसके अंतर्गत कुछ स्थलों से चित्र पाए गए हैं? जी मैम, मलवा से भी चित्र पाया गया है, मसाल का। मलवा तो आपका बांदा के अंतर्गत आता है ना? हाँ मैम, और मतलब बिरढम का है। बिरढम से पाया गया है, त्रिशूलधारी का चित्र पाया गया है। तो इनका कहने का मतलब ये है कि जो मिर्जापुर का स्थल है बिरढम, उसमें भी चित्र पाया गया है, त्रिशूलधारी आखेट का चित्र पाया गया है। तो क्या आप बता सकती हैं ये जो त्रिशूलधारी आखेट का चित्र है
और आपका विंध्यापुर स्थल है उसकी खोज किसने किया था? मेंढक की खोज डॉक्टर जगदीश गुप्त ने 1967 में किया था। और इनकी 2 पुस्तकें हैं, एक है भारतीय ऐतिहासिक चित्रकला है और दूसरी है भारतीय चित्रकला परिचिन। तो बिल्कुल राइट आंसर ये बताई है कि जो विंध्यम स्थल है उसकी खोज डॉक्टर जगदीश गुप्त किए हैं 1967 ईस्वी में। और इनका कहना है कि जगदीश गुप्त के 2 पुस्तक भी हैं, भारतीय प्रागैतिहासिक चित्रकला और भारतीय चित्रकला के पदचिन्ह। बिल्कुल राइट आंसर। क्या आप बता सकती हैं कि और कोई आप स्थल छोड़ रही हैं जहाँ से चित्रों को पाया गया है? आप बताइए सोराव घाट से कौन कौन से चित्र पाए गए हैं? हाथ की झापड़ सुअर सैंटिक है ये, और हाथ की झापड़ हाथी के चित्र है, हाथ की झापे के चित्र है, सुअर का चित्र है और बैठे का चित्र है। इन्होंने थोड़ा सा मिस कर दिया है। जो दरअसल ऐसा है कि पहली बार कैमरे के सामने आने से थोड़ा सा घबराहट हो गई है, कोई बात नहीं, ठीक हो जाएगा सब। तो इन्होंने बताया है कि जो सोराव घाट है, सोराव घाट की ट्रिक बताई है, हाथ का झापड़ सुअर से है। तो हाथ का झापड़ से मतलब हाथ के छापे का चित्र सोराव घाट से पाया गया है, सुअर के आखेट का चित्र पाया गया है, शाही के आखेट का चित्र पाया गया है सोराव घाट से। क्या आप बता सकती हैं कि भंडरिया से भी कुछ चित्र पाया गया है? जी मैम, भंडरिया से भी पाया गया है। भंडरिया से है बता रहे शाही सुअर से। ये असमर्थ हो रही घबराहट के नाते। घायल सुअर का चित्र पाया गया है ना, घायल सुअर जो है भंडरिया में बनाया गया है। और आपका एक और छूट रहा है हरनी हरण। हरनी हरण में भी आपके सांभर के आखेट का चित्र बनाया गया है। तो चलिए कोई बात नहीं, आपका प्रयास अच्छा रहा है बताने का। और पहली बार कैमरे के सामने थोड़ा सा घबराहट होती है, कोई दिक्कत नहीं, धीरे धीरे जो है आदतें पड़ जाएंगी और आप जा सकती हैं। इसके बाद किसी को और प्रागैतिहासिक आइए, कैमरे के सामने जो है संदीप सिंह जी आ रहे हैं, जो प्रागैतिहासिक चित्रों के बारे में आप लोगों को बताएंगे, कुछ स्थल के बारे में। और हम जानने का प्रयास करते, सबसे पहले वो अपना परिचय आप लोगों से देंगे और उसके बाद बताएंगे कि कौन सा प्रागैतिहासिक स्थल बारे में ये बता रहे हैं, आप लोग यहीं से जानिए। मेरा नाम संदीप सिंह है, मैं चितेरा आर्ट अकेडमी में शिक्षा ग्रहण करता हूँ और निशा मैम के सानिध्य में। और मेरा टॉपिक है पंचमढ़ी। तो पंचमढ़ी के बारे में कुछ बताना चाहता हूँ। पंचमढ़ी, आपका टॉपिक पंचमढ़ी है। चलिए ठीक है, आप बताइए कि पंचमढ़ी की खोज किसने किया था? पंचमढ़ी की खोज जी.आर. हंटर ने 1925 ईस्वी में किया था। और इसके चित्र की प्रतिलिपियाँ D.H. गार्डन ने 1936 ईस्वी में बनाया था। और पंचमढ़ी में लगभग 50 गुफाएँ पाई गई हैं। और पंचमढ़ी महादेव पर्वत पर स्थित है। बिल्कुल सही, अच्छा बताने का प्रयास कर रहे हैं आप। और अब मैं जानने का प्रयास करती हूँ कि जो पंचमढ़ी गुफा है वो जो है वहाँ पे बहुत सारे चित्र पाए गए हैं और बहुत सारे स्थल पाए गए हैं पंचमढ़ी के अंतर्गत। तो आप बताएंगे कि जो पंचमढ़ी के अंतर्गत कौन कौन से स्थल आते हैं? पंचमढ़ी के अंतर्गत काफ़ी सारे स्थल आते हैं जो कि याद करना थोड़ा सा कठिन हो जाता है। तो मैम के द्वारा एक ट्रिक बताया गया है जिसके माध्यम से थोड़ा सरलता होती है याद करने में। जो ट्रिक है, नींबू बना डूबा जंबू में, इमली खाए मांडू महालालच में, सुन के झापड़ मारा नाक में। जैसे कि नींबू से हो गया नींबू भोज, बना से हो गया बन्य बेरी, डूबा से हो गया डोकोरो द्वीप, जम्बू से हो गया जम्बू द्वीप, इमली से हो गया इमली खो। अच्छा बताने का प्रयास आप कर रहे हैं। इनका कहने का मतलब यह है कि जो पंचमढ़ी गुफा है
उसके अंतर्गत बहुत सारे प्रागैतिहासिक स्थल आते हैं, जैसे कि जहाँ से चित्रों को पाया गया है। तो सबसे पहले आप लोगों को ट्रिक बताए हैं कि नींबू बना डूबा जम्बू में, इमली खाया मांडू महालालच में, सुन के छापड़ मारा नाथ में। तो इमली से क्या हो गया? इमली को इमली खो हो गया। और नींबू से नींबू भोज बताए हैं, बना से बनिया बेरी बताए हैं, डूबा से डुबोरो द्वीप बताए हैं, नींबू बना डूबा जम्बू में, जम्बू से जम्बू द्वीप बताए हैं, इमली से इमली खो हो गया, इमली खाया मांडू से क्या होगा? मांडा देव। मांडा देव, बिल्कुल सही। मांडू से मांडा देव होगा, यानी प्रागैतिहासिक स्थल जो पंचमढ़ी है उसके अंतर्गत मांडा देव आता है। क्या मांडा देव से कोई चित्र पाए गए हैं? जी, मांडा देव से 2 चित्र पाए गए हैं। शेर के आखेट का चित्र है और धनुधारियों का चित्र है। बिल्कुल राइट आंसर कि जो मांडा देव है वहाँ पे शेर के आखेट का चित्र, जो बार बार एग्जाम में पूछा भी जाता है, और धनुधारियों का भी चित्र पाया गया है। तो आप बताइए कि जम्बू द्वीप से कौन कौन से चित्र पाए गए हैं? जम्बू द्वीप से भी 2 चित्र पाए गए हैं। नित्यवादन करते, 2 मनुष्य नित्यवादन करते हुए। आप अच्छा बताने का प्रयास कर रहे हैं। जम्बू द्वीप से नृत्य वादन का चित्र पाया गया है। और आप बताइए कि मांटे राजा से कौन कौन से चित्र पाए गए हैं? मांटे राजा से 2 चित्र पाए गए हैं, जो कि है पारिवारिक जीवन का चित्र और शहद इकट्ठा करते हुए मनुष्यों का चित्र पाया गया है। बिल्कुल राइट आंसर। और आप एक और बता दीजिए कि लश्करिया खो है, जो कि पंचमढ़ी के अंतर्गत आता है। तो लश्करिया खो से कौन कौन से चित्र पाए गए हैं? आपको ट्रिक भी हो सकता है, बताओ। हम लश्करिया का ट्रिक है बसा देवता लश्करी में, जिससे कि बकरी का चित्र हो गया और सितार वादक का चित्र हो गया, गर्दनमुख देवता का चित्र हो गया। 3 चित्र पाए गए हैं। बिल्कुल सही। बकरी का चित्र, सितार वादक का चित्र और गर्दनमुख देवता का चित्र लश्करिया खो से पाया गया है। आप अच्छा बताए हैं और अच्छा प्रयास है। आप जो है अच्छा क्या कुछ और कहना चाहते हैं लोगों से? जैसे कि मैम पंचमढ़ी में 3 स्तर के चित्र, 3 श्रेणी के चित्र बनाए गए हैं। पहले श्रेणी में बनाए गए डमरूनुमा और तख्तीनुमा चित्र बनाए गए हैं, और दूसरे श्रेणी के चित्र हैं जो कि थोड़ा सा सुसज्जित बेडौल और असंतुलित बनाए गए हैं, और तीसरे श्रेणी के चित्र जो हैं थोड़ा सा सुसज्जित हैं, जो कि पारिवारिक जीवन से संबंधित हैं। बिल्कुल राइट आंसर। आप लोग मतलब बात मत कीजिए, पीछे आवाज आ रही है। आप लोग सुनने का प्रयास कीजिए कि संदीप जी क्या बता रहे हैं। ये बताएं कि जो पंचमढ़ी गुफा में चित्र बनाए गए हैं, 3 स्तरों में चित्र बनाए गए हैं। पहला स्तर जो है वहाँ पे डमरूनुमा और तख्तीनुमा चित्र बनाए गए हैं, दूसरे स्तर में बेडौल और असंतुलन चित्र बनाए गए हैं, और तीसरे स्तर में जो चित्र बनाए गए हैं थोड़ा सा सुसज्जित कर दिए गए हैं और पारिवारिक जीवन से संबंधित चित्र बनाए गए हैं। आप बहुत अच्छा बताए हैं, अच्छा प्रयास किए हैं। और कुछ कहना चाहते हैं? ठीक है, आप जा सकते हैं। और कोई प्रागैतिहासिक स्थल बताना चाहता है? कुछ भी अगर बताने की इच्छा हो कुछ भी बता सकते हैं। आइए आइए। हाँ, जो आप पढ़े हैं मत लीजिए, आप पीछे आए हैं, सबसे जो भी चीज पढ़े हैं, जितना पढ़ाई उतना ही आप बताइए। मेरा नाम राणा यादव, मैं चिकेरा एकेडमी में कोचिंग करता हूँ और निशा मैम के सानिध्य में आज की हमारी टॉपिक है कला के तत्व। आप लोग जो है इस टाइम राणा जी से बात कर रहे हैं और राणा जी बताने का प्रयास कर रहे हैं कि जो कला का तत्व होता है कुल कितने तत्व होते हैं, और आप बताइए। कला के मूल 6 तत्व माने जाते हैं। बिल्कुल सही। कला के टोटल कितने तत्व हैं? 6 तत्व हैं। क्या अगर मान लीजिए आपको किसी कलाकृति का निर्माण करने के लिए दे दिया जाए तो क्या आप उसमें कला के तत्व समाहित करेंगे कि नहीं?
समाहित करेंगे। बिल्कुल राइट आंसर। बिना तत्व के जो है किसी चीज का अगर आप निर्माण करते हैं किसी चित्र का, तो बिना तत्व के वो अधूरा है, क्योंकि आप लोगों को उन तत्व की आवश्यकता होगी। तो आप सबको बताइए कि वो तत्व कौन कौन से हैं। रेखा, रंग, रूप, तान, पोत और अंतराल। बिल्कुल राइट आंसर। रेखा, रंग, रूप, तान, पोत, अंतराल। तो सबसे पहले अगर किसी चित्र का निर्माण करना है तो क्या करेंगे आप? रेखाओं द्वारा बनाएंगे कि नहीं? सबसे पहले हम मैम रेखा का निर्माण, रेखाओं द्वारा बनाएंगे उसको। हाँ, रेखा प्रधान, क्योंकि जो भी कलाएं स्टार्ट हुई हैं आदिम जमाने से, सबसे पहले जो है रेखाओं का यूज किया गया है। और आप लोग प्रागैतिहासिक में भी पढ़ेंगे तो सबसे पहले रेखाओं का ही इस्तेमाल किया जाएगा। और अगर आप कला की दृष्टि से देखेंगे तो वहां पर भी सबसे पहले हम किसी चित्र का निर्माण करेंगे तो रेखाओं का यूज करेंगे। तो क्या आप बता सकते हैं कि रेखा किसे कहते हैं? दो बिंदुओं के बीच की दूरी को मैम हम रेखा कहते हैं। तो रेखाएं कितने प्रकार की होती हैं? रेखाएं मैम दो प्रकार की होती हैं, सरल रेखा और वक्र रेखा। तो सरल रेखा और वक्र रेखा। सरल रेखा किसे कहते हैं? जो एक ही दिशा में खींची गई रेखा, मतलब एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक एक ही दिशा। मतलब इनका कहने का मतलब है एक ही बिंदु से अबाध गति में खींची गई रेखा को सरल रेखा कहते हैं, जिसमें रेखाओं में कोई बाधाएं ना आए। तो वक्र रेखा किसे कहते हैं? वक्र रेखा में जो रेखा टेढ़ी मेढ़ी हो उसे हम वक्र रेखा कहते हैं। बिल्कुल राइट आंसर। चलिए आगे बताइए, रूप किसे कहते हैं? नहीं, मैं आपको रूप को, मतलब आप भी एक रूप है ना, आप भी एक रूप है, आपकी भी एक आकृति है। तो अगर आपसे पूछा जाए डिफिनेशन ऑफ रूप, तो वस्तु की जो आकृति होती है उसी को क्या कहते हैं? रूप कहते हैं। रंग किसे कहते हैं? प्रकाश को ही रंग कहते हैं। प्रकाश के गुण को नहीं, प्रकाश को नहीं कहेंगे, क्योंकि जब तक उसके गुण नहीं आपके उस पे पड़ेगा तब तक जो है हम किसी कलर को नहीं पहचान सकते हैं। यानी कहने का मतलब ये है कि अगर हमें किसी कलर को पहचानना है और उसको क्या किया जाएगा, उस पर प्रकाश डाला जाएगा, उस पर प्रकाश दिया जाएगा, तभी हम किसी कलर को पहचान सकते हैं। अगर कलर को कलर प्लेट में निकाल कर जो है किसी अंधेरे कमरे में रख दिया जाए, तो लाइट बुझा दिया जाए अंधेरे कमरे में, तो क्या आप कलर को पहचान सकते हैं? नहीं मैम, कलर को नहीं पहचान सकते। क्यों नहीं पहचान सकते हैं? क्योंकि प्रकाश नहीं रहेगा तो दिखाई नहीं देगा, और इस कारण से हम पहचान नहीं सकते। बिल्कुल सही। तो बिना प्रकाश के जो है हम रंग की पहचान नहीं कर सकते, या कह सकते हैं प्रकाश के गुण को ही रंग कहते हैं। तो ठीक है, आप अच्छा बताने का प्रयास किए हैं और प्रयास कीजिए अभी, ठीक है? ओके, जा सकते हैं। क्या कोई अजंता के बारे में बताना चाहता है? हाँ, मान लीजिए अगर अजंता के बारे में प्रतिलिपियां कौन तैयार किया है, गुफा संख्या 1 में चित्र कौन कौन से पाए गए हैं? अच्छा, आपका नाम क्या है? हाँ, आइए आप आ जाइए, अपना परिचय दीजिए। और आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा कि जो अजंता गुफा की प्रतिलिपियां हैं कौन भारतीय कलाकार है जो तैयार किए हैं? बहुत सारे भारतीय कलाकार तैयार किए हैं। तो सबसे पहले आप अपना परिचय बताएंगे, उसके बाद बताएंगे। मेरा नाम सोनम द्विवेदी है। मेरा नाम सोनम द्विवेदी है। मैं जितेरा आर्ट अकेडमी में कोचिंग करती हूँ। वो अजंता की प्रतिलिपियों के चित्रकार, इसके लिए मैम ने एक ट्रिक बताया है, तो ट्रिक समझ मोसे नंद नलच पिकारा आले शाम तरुण है चारा। तो मोसे से है मोहम्मद फजलुद्दीन, से है सैयद अहमद, नंद से है नंदलाल बोस, और लाचल से है ललच से लाचल। और उसके बाद है बेकारा से बे से है के बेट तप्पा। उसके बाद है शाम, तो शाम से है समरेंद्रनाथ गुप्ता। और
ला से है ल्यूक और उसके बाद है आलिशाम तरुण है चारा। देखिए जो है सोनम जी से आप लोग बात अभी सोनम जी से हो रही है। सोनम जी बता रही हैं कि जो अजंता गुफा है वहाँ की प्रतिलिपियां बनाने वाले जो भारतीय चित्रकार हैं जो लेडी हेरिंगम के नेतृत्व में बनाए थे, तो ये एक ट्रिक के माध्यम से बताई हैं कि मोसे नंद न लालच बेकारा आले शाम तरुण है चारा। तो इन्होंने इसी ट्रिक के माध्यम से आप लोगों को सामने बताई हैं कि कौन कौन से आर्टिस्ट थे जो भारतीय क्या बोलते हैं अजंता गुफा की प्रतिलिपियों को तैयार किए हैं। अच्छा प्रयास है। और कुछ कहना चाहती हैं? ठीक है, आप जा सकती हैं। हाँ, आपका नाम स्नेहा है जी। चलिए ठीक है, अभी जो है आप लोग कैमरे के सामने मिस स्नेहा जी को देख रहे हैं और मिस स्नेहा जी जो है आप लोगों को अभ्रंश शैली के बारे में बताएंगी, जो कि एग्जाम में बहुत सारे अभ्रंश शैली से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो जी बताइए। मेरा नाम स्नेहलता कौशिक है। मैं चित्रा आर्ट एकेडमी में कोचिंग करती हूँ। मेरी मैम का नाम है निशान मैम। सर का नाम नहीं पता। तो मैं आप लोगों को अभ्रंश शैली के बारे में बताना चाहती हूँ। अभ्रंश शैली को जैन शैली के नाम से जाना जाता था। आगे चलकर इसे गुजराती शैली भी कहा जाने लगा। अभ्रंश शैली जी, आप अभ्रंश शैली के बारे में बता रहे थे। क्या आप ये बताइए कि जो अभ्रंश शैली है उसे सबसे पहले किस नाम से जाना जाता था? सबसे पहले जैन शैली के नाम से जाना जाता था। उसके बाद उसे किस नाम से जाने लगा? गुजराती शैली। गुजराती शैली भी बिल्कुल राइट आंसर। और क्या अभ्रंश शैली जो है वहाँ पे आंखें वगैरह बनाई गई, चित्र बनाए गए हैं? जी मैम, आंखें बनाई गई है। जी मैम, आंखें बनाई गई हैं। आंखें परवल के फाग जैसी बनाई गई हैं और नाक की जो बनावट है वो निकोली और लंबी है नाक की बनावट, और पेट बाहर की ओर निकले बनाए गए हैं। किस धर्म से संबंधित है? जैन धर्म से संबंधित है ये। और इसकी कल्पसूत्र है। इसमें 4 लिपियां हैं, चार प्रतियां हैं। 4 प्रतियां, पहली प्रतियां है एशियाटिक सोसाइटी है जो मुंबई में है। दूसरी है अहमदाबाद कल्याण जी। तीसरी जौनपुर से पाई गई है। ये स्वर लिपि में लिखी गई है, स्वर अक्षरों में लिखी गई है। ये हुसैन शाह के सरकी शासक के शासनकाल में लिखी गई है। हुसैन शाह जो है वो जौनपुर के लास्ट शासक है, अंतिम शासक है। 1465 प्रतियां यहाँ से पाई गई है। इनका समय 1465 है। इसका समय का समय है। चौथी लिपि पाई गई अहमदाबाद में जो मुनि दया के पास रखी गई है। ये उनके संरक्षण में रखी गई है। और इनके जो कुछ ग्रंथ मैं बताना चाहती हूँ। इनके ग्रंथ हैं कथा सरित सागर जो सोमदेव ने लिखी है, सोमदेव की रचना है। कल्पसूत्र है, अंग सूत्र है, संग्रहणी है, 10वें कालिक है, बाल गोपाल स्तुति है, बाल गोपाल स्तुति है, त्रिष्ठा लामा पुरुष है, नहीं त्रिशष्ट इलाका पुरुष है ना, जो हेमचंद्र की रचना है। जी बहुत अच्छा प्रयास कर रही हैं। जो इनकी सीमा रेखाएं हैं, इनकी सीमा रेखाएं वो ब्लैक कलर से की गई, काले रंग से की गई है। और इनमें रंगों का प्रयोग होता है लाल, पीला, नीला, सफेद, फाक्ताई रंगों का प्रयोग किया गया है। बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। और आप ये बताइए जो यहाँ पे रंग लगाए गए हैं कैसे लगाए गए? सपाट लगाए गए हैं कि या? मैम सपाट लगाए गए हैं रंग, और इसमें लाल रंगों का प्रयोग ज्यादा किया गया है। पृष्ठभूमि है जो लाल रंगों से की गई है। बिल्कुल राइट आंसर। यहाँ पे धरातल की धरातल लाल रंग से बनाया गया। हाँ, तो यहाँ पे जो चित्रों का धरातल है या पृष्ठभूमि कह सकते हैं, तो अधिकतर लाल रंग से बनाए गए हैं अभ्रंश शैली में। तो अभ्रंश शैली में
जो आप बता चुकी हैं कि आप एक परवलाकार बनाई गई हैं, क्या चेहरे कितने चश्मे के बनाए गए हैं? मैम 100 चश्मे के चेहरे बनाए गए हैं। इन मानव आकृतियाँ जो है वो गुजरात के कठपुतली के रुई के गट्ठे के समान बनाई गई है। बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। बहुत अच्छा, स्नेहा जी बहुत अच्छा प्रयास की हैं और ऐसे ही लगे रहिए, एकदम अच्छा प्रदर्शन है और आगे बढ़ेंगे। और कुछ बताना चाहती हैं? कुछ नहीं, बस मैम आपको थैंक यू बोलना चाहते हैं, बस और कुछ नहीं। बहुत अच्छा ज्ञान यहाँ मिल रहा है इस कोचिंग में, बस इससे ज़्यादा और कुछ नहीं कहना चाहते। ठीक है, अब आ जाइए। आप पाल शैली के बारे में बताएंगे। लीजिए, फिर आपके सर आपसे क्वेश्चन पूछते हैं। सबसे पहले तो अपना परिचय दीजिए और पाल शैली में जो है किस प्रकार के चित्रों का निर्माण किया गया, किस धर्म से संबंधित चित्रों का निर्माण किया गया, चित्रों की लंबाई क्या है ना। उसके पाल शैली में जो है कौन सा ऐसा ग्रंथ जो सर्वप्रथम जो चित्रित किया गया है, ऐसे तमाम ग्रंथ है ना पाल शैली में, तो उनके संदर्भ में आप जो है विस्तृत तरीके से बताइए हमें। हेलो, आई एम शिवानी फ्रॉम चितेरा आर्ट एकेडमी। आज हम पाल शैली के बारे में बताएंगे जो कि बौद्ध धर्म से संबंधित है और ये मध्यकाल की कला है। पाल शैली सर्वप्रथम 7वीं से लेकर 12वीं शताब्दी तक प्रकाश में आई है। इसके सर्वप्रथम संस्थापक गोपाल पाल हैं, जो पाल वंश के प्रथम संस्थापक हैं, और इनके पुत्र हैं धर्मपाल। धर्मपाल के समय में उन्होंने 3 विश्वविद्यालयों का निर्माण किया। उदयपुरी जो कि बंगाल में है, और विक्रमशिला विश्वविद्यालय जो कि वो भी बंगाल में है, नहीं बिहार में है, और सोमपुर जो कि बंगाल में है। और इनके पुत्र थे देवपाल, जिन्हों धर्मपाल को 3। देखिए, इन्होंने अब आप ये बताएंगे कि जो धर्मपाल थे उनको कौन कौन सी उपाधियां दी गई थी? धर्मपाल को 3 उपाधि दी गई थी। द्रपद का स्वामी, परम भट्टायक और परमेश्वर भी कहा जाता था। इनके जो पुत्र हैं देवपाल, उन्होंने उनके समय में दो चित्रकार थे जो कि चित्रकार, शिल्पकार और वास्तुकार भी थे, मूर्तिकार भी थे। उनके दोनों पिता पुत्र थे और इनके पुत्र थे। हाँ, क्या नाम है? तो जो आप बता रहे हैं कि देवपाल के समय में जो चित्रकार, मूर्तिकार और शिल्पकार थे, वो जो है उनका नाम जानती हैं आप? जी बताइए। उनका नाम धीमांत और वित्तपाल था। गुड, आप जो है बताए हैं कि उनका नाम धीमान एवं वित्तपाल था। तो क्या जो धीमान और वित्तपाल है और कुछ शैलियों का विकास किए हैं, कुछ काम हम किए हैं? हाँ, चित्रकला, मूर्तिकला बनाए। तो देवपाल के समय में जो मान लीजिए मूर्तियों को बनाने के लिए संस्था वगैरह का निर्माण किया गया था, तो कहाँ पे किया गया था? मान लीजिए कला केंद्र भी कह सकती है, संस्था भी कह सकती है, जहाँ पे अधिक मूर्तियाँ तैयार की जाती थी। पाल शैली के केंद्र बताइए। पाल शैली केंद्र बंगाल, बिहार, नेपाल। और नहीं, वो तो केंद्र है, लेकिन मूर्तियों का सबसे बड़ा केंद्र कौन सा था जहाँ पे मूर्तियाँ तैयार की जाती थी? मैम, इनकी सर्वप्रथम सबसे ज्यादा चित्र तो कलकत्ता से मिले हैं। चित्र नहीं, मूर्तियाँ। चलिए ठीक है, मैं बता देती हूँ। कुर्कीहार ना, जो कि बिहार में है, यहाँ पे जो है मूर्तिकला का केंद्र था देवपाल के समय का, और यहाँ पे अधिक मूर्तियाँ तैयार की जाती थी। तो देवपाल के बाद कौन से शासक आते हैं? नारायणपाल। देवपाल के बाद उनके पुत्र नारायणपाल आते हैं, जिनके समय में चित्रकारी से संबंधित कोई भी विषय नहीं मिला है। उसके बाद उनके पुत्र आते हैं महिपाल, जो कि 5 पाल वंश के द्वितीय संस्थापक थे। महिपाल के में उन्होंने स्तूप बनवाया जिसका नाम था धर्मराज का स्तूप, जो कि सारनाथ में है, और चैत्र और मूलकंद कुटी का निर्माण करवाया। इनके पुत्र हैं जयपाल। उनके समय में भी चित्र से संबंधित कोई साक्ष्य नहीं मिले हैं। उसके बाद उनके पुत्र थे विग्रहपाल तृतीय, जिनके समय में बुद्ध की प्रतिमा बनाई गई जो कमल पे विराजमान है, बुद्ध योग मुद्रा में है। उसके बाद उनके पुत्र थे जयपाल,
रामपाल। रामपाल थे जो पालवन के अंतिम संस्थापक थे। इसके बाद सेन वंश की। हाँ, तो आप शासकों के बारे में बताएंगे। आप बताइए कि जो पाल शैली है, पाल शैली का प्रथम चित्रित ग्रंथ कौन सा है? पाल शैली का प्रथम चित्रित है प्रज्ञा पारमिता, जो कि नागार्जुन की है, जो बंगाल। हाँ, बिल्कुल सही। नागार्जुन की पुस्तक है प्रज्ञा पारमिता, जो पाल शैली की प्रथम चित्रित ग्रंथ है। तो पाल शैली में और बहुत सारे ग्रंथ थे ना, जिससे संबंधित चित्रों को बनाया गया है। तो क्या आप उनको बताने का प्रयास करेंगे? और ट्रिक वगैरह भी कुछ होगा शायद ना? ट्रिक नहीं है। दाना सागर अद्भुत सागर किसकी रचना है? अच्छा, चलिए ठीक है। आप बताइए कि दाना सागर और अद्भुत सागर किसकी रचना है? ये सेन वंश के संस्थापक थे। संस्थापक सामंत सेन थे। हाँ, ठीक। तो इनको नहीं पता है दाना सागर अद्भुत सागर बल्लाल सेन है। चलिए, और पुस्तकों को याद है कि नहीं याद है? अब आप बताएंगे कि जो श्वेतांबर शाखा के धर्म से संबंधित है। श्वेतांबर शाखा जैन धर्म से संबंधित है। इनकी जैन धर्म से 2 संबंधित, श्वेतांबर और दिगंबर। श्वेतांबर से संबंधित है ये। और इनकी पाल शैली के जो चित्र थे, आकृतियाँ थी, मानव आकृतियाँ, वो बौद्ध धर्म से संबंधित थी। उनके हाथ और पैरों में जकड़न थी, आंखें बड़ी बड़ी थी और कर्ण स्पर्शी थे। पाल शैली में जो चेहरे बनाए गए हैं, कितने चश्मे के बनाए गए हैं? पाल शैली में चेहरे 1.25 चश्मे के बनाए गए और इनका चित्र ताड़पत्र, कपड़े और लकड़ी पर किया गया है। जो ताड़पत्र था उसकी लंबाई 22.5 थी और चौड़ाई में वो 2.5 इंच। बहुत अच्छा क्वेश्चन, बहुत अच्छा आंसर दे रही हैं आप। और कुछ बताना चाहती हैं? ठीक है, आप जा सकती हैं। अब जो है संदीप, आइए आप जो भी चीज आप बताइए, क्या बताना चाहते हैं? और सबसे पहले आप अपना परिचय दीजिए और उसके बाद आप जो है जो भी बताना चाहते हैं अपने बड़े भाई बहन या छोटे अनुज को बता सकते हैं। मेरा नाम संदीप कुमार है। मेरा नाम संदीप कुमार है। मेरा नाम संदीप कुमार है, चित्रा अकादमी से बोल रहा हूँ। ठीक है, मुझे चित्र अजंता गुफा से चित्र नंबर 1 मिला है। मतलब गुफा संख्या 1 से? हाँ, गुफा संख्या 1 से। संदीप जी बता रहे हैं कि अजंता जो गुफा है, गुफा संख्या 1 के चित्र बता रहे हैं कि गुफा संख्या 1 में कौन कौन से चित्र बनाए गए हैं। आप यही बताना चाह रहे हैं ना? चलिए ठीक है, बताइए। जनक, सुंदरी, चंपकली, चालुक राजा प्रेम किया। चालुक राजा से प्रेम चीटिंगबाजी में नागबली परमार चमत्कार किया। ठीक है। संदीप जी, थोड़ा सा कैमरे के आगे घबराहट हो रही है इनको ना, और ऐसा कुछ भी नहीं है। आपके सभी भाई बहन लोग बैठे हैं, घबराहट बिल्कुल नहीं होना चाहिए और धीरे धीरे कॉन्फिडेंस आ जाएगा। और ये अब आप लोगों को बता रहे हैं कि जो अजंता गुफा संख्या 1 है, अजंता गुफा संख्या के चित्र बता रहे हैं, जो ट्रिक के माध्यम से बता रहे हैं कि जनक, सुंदरी, चंपकली, चालू राजा से प्रेम किया, चीटिंगबाजी में नागबली पद्मार चमत्कार किया। तो आप क्या बता सकते हैं कि जनक से कौन सा चित्र होता है? महाजनक जातक, यानी जनक से महाजनक जातक का चित्र। सुंदरी से नंद एवं सुंदरी की कथा। गुड। आप जो है बता रहे हैं कि नंद एवं सुंदरी की कथा गुफा संख्या 1 में बनाया गया है चित्र ना। चंप से क्या होगा? चंपे जातक। चंप से चंपे जातक का चित्र। तो बहुत अच्छा प्रयास कर रहे हैं। कली से क्या होगा? काली राजकुमारी। गुड। काली राजकुमारी का चित्र पाया गया है। चालू राजा से क्या होगा? चालू राजा
चालू राजा के पुलकेशी। हाँ, इनका कहने का मतलब ये है कि जो चालू के वंश के राजा थे पुलकेशिन द्वितीय, तो पुलकेशिन द्वितीय का जो चित्र बनाया गया है वो ईरानी राजदूत का अपने दरबार में स्वागत करते हुए का चित्र बनाया गया है। प्रेम से क्या होगा? प्रेमी युगल। बिल्कुल राइट आंसर, प्रेमी युगल। चीटिंग से क्या होगा? चींटियों के पहाड़ पर नाग तपस्या। चींटियों के पहाड़ पर नाग की तपस्या। आप लोग भी जो संदीप जी बता रहे हैं उसको सुनिए कि जो गुफा संख्या 1 है कौन कौन से चित्र वहां पे पाए गए हैं। चींटियों से हो गया, चींटियों के पहाड़ पर नाग की तपस्या। नाग से क्या होगा? नाग से नागराज का वंश। हाँ, ये बता रहे हैं कि नागराज संघपाल का दृश्य है और चित्र है और नागराज सभा का दृश्य है। पद से क्या होगा? पद से पदमपाल। हाँ, पद से पदमपाड़, यानी इनका कहने का मतलब ये है कि जो अजंता गुफा संख्या 1 है वहाँ पे पदमपाड़ी का चित्र बनाया गया है। मार से क्या होगा? मार विजय। बिल्कुल राइट आंसर। मार से जो है मार विजय का चित्र अजंता गुफा संख्या 1 से मिला है। चमत्कार से क्या होगा? श्रावस्ती के चमत्कार। बिल्कुल सही, यानी जो अजंता गुफा संख्या 1 है वहाँ पे श्रावस्ती के चमत्कार का चित्र बनाया गया है। बैल से क्या होगा? बैलों की लड़ाई। बैलों की लड़ाई। गुड, संदीप जी बहुत अच्छा बताने का प्रयास कर रहे हैं और इसी तरीके से आप मेहनत करते रहिए, आगे बढ़ेंगे। और कुछ कहना चाहते हैं? बस यहाँ ठीक काम कर दिया। हाँ, संदीप जी बता रहे हैं कि जो मैम बताए थे ट्रिक काम कर रहा है। चलिए ठीक है, अच्छा प्रयास किए हैं, जा सकते हैं। चंद्रेश जी। आप लोगों के बीच में चंद्रेश जी आ रहे हैं, बताने का प्रयास करेंगे कि और ये टॉपिक जो भी बताना चाहते हैं आप लोग इनसे बात कीजिए और सबसे पहले लोगों को अपना परिचय दीजिए। नमस्ते मैम। नमस्ते सर, मेरा नाम चंद्रेश कुमार अम्बेड है और मैं इस संस्था का एक स्टूडेंट हूँ। आज इस परिचर्चा में हम जोगी मारा गुफा पे बात करने वाले हैं, तो इसी के संदर्भ में आज हम बात करें। तो चंद्रेश जी बता रहे हैं कि आज जोगी मारा के बारे में आप लोगों के सामने कुछ बताने जा रहे हैं। तो जी आप बताइए कि जो जोगी मारा गुफा है उसे जो है हाँ कहाँ स्थित है और किस पर्वत श्रृंखला पर स्थित है और जो उसका प्लेस है क्या उसका प्राचीनतम नाम नवीनतम नाम जो भी चीज है आप बताइए। जोगी मारा गुफा छत्तीसगढ़ के रायगढ़ पहाड़ी पर है जो सरगुजा जिले में है। सरगुजा जिला जो कभी छत्तीसगढ़ से पहले मध्य प्रदेश का एक रियासत था, रामगढ़ पहाड़ी में है। ये जो है नर्मदा नदी के तट पे है। तो चंद्रेश जी बता रहे हैं कि जो जोगी मारा गुफा है ये जो है रामगढ़ की पहाड़ी पर सरगुजा रियासत में है या सरगुजा क्षेत्र कह सकते हैं और रायगढ़ क्षेत्र में है जो कि छत्तीसगढ़ के अंतर्गत आता है ना। तो आप बता रहे हैं कि ठीक है, अच्छा बता रहे हैं। तो आप ये बताइए कि अगर मान लीजिए ऑप्शन में सरगुजा ना दिया जाए तो आप क्या करेंगे? अंबिकापुर होना चाहिए। हाँ, तो फिर उसका क्षेत्र अंबिकापुर होना चाहिए। तो बहुत सारे लोगों को हो सकता है ना पता हो कि जो जोगी मारा गुफा है वो अंबिकापुर या पहले उसे सरगुजा के नाम से जाना जाता था, अब वो अंबिकापुर के नाम से कहलाता है। बिल्कुल राइट आंसर। तो आप बताइए कि जो जोगी मारा गुफा है किस वंश के शासकों ने बनवाया था? जोगी मारा गुफा को मौर्य वंश के शासकों ने बनवाया था। ये 300 ईसा पूर्व की गुफा है और इसी के पास में एक और गुफा है जिसको सीता पोगड़ा या सीता लांगड़ा कहा जाता है। इस गुफा में भगवान नहीं, ये विष्णु भगवान की मंदिर थी पहले, जो अभी जोगी मारा गुफा के नाम से प्रसिद्ध है। तो अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाए कि किस गुफा को भारत की प्रथम आर्ट गैलरी कहा जाता है? जोगी मारा गुफा को भारत की प्रथम आर्ट गैलरी कहा जाता है। बिल्कुल सही। तो हाँ, आप अब ये बताएंगे कि जोगी मारा जो गुफा है उसे
10वीं शताब्दी में क्या कहा जाता था, रामायण काल में क्या कहा जाता था, और उसके जो चित्र बने हैं किस पर बनाए गए हैं, किस रंग से बनाए गए हैं, ये सब बताइएगा। जोगीमारा गुफा को रामायण काल में झारखंड कहा जाता था और 10वीं शताब्दी में डंडोल के नाम से जाना गया है। यहाँ के जो चित्र बनाए गए हैं वो भित्ति चित्र है। यहाँ के चित्र छतों पे बनाए गए हैं और इसमें जो है 5 रंगों का प्रयोग हुआ है। जैसा कि बाकी भाई बहनों ने बताया कि इस संस्था के में जो है ट्रिकों का ज़्यादा उपयोग किया गया है और ट्रिकों के माध्यम से हमें चित्रों को, रंगों को, बहुत सारी चीज़ों को याद कराया गया है। तो इसमें एक चित्र है लपक हंस। ये लपक हंस जो है यहाँ के चित्रों के रंग के बारे में बताता है। ल से हो गया लाल, प से हो गया पीला, क से हो गया काला, अ से हो गया हरा और स से हो गया सफेद। तो ये 5 रंगों को मिला के यहाँ के चित्रों को बनाया गया है। पृष्ठभूमि कैसे बनाई? यहाँ की पृष्ठभूमि सफेद रंग की बनाई गई है और यहाँ के जो चित्र हैं वो बौने आकार के बनाए गए हैं। जैसा कि भरौत और सांची के भी चित्रों मूर्तियों के आकार के बनाए, जो बौने आकार के बनाए गए, छोटे मतलब बौने आकार के। जोगीमारा गुफा का माप? जोगीमारा गुफा का माप, इसकी लंबाई 10 मीटर है, 10 फुट है, चौड़ाई नहीं सॉरी मीटर है, 10 फुट है और इसकी ऊंचाई और चौड़ाई 6 फुट है। चंद्रेश जी अच्छा बताने का प्रयास कर रहे हैं और आप ये बता सकते हैं कि यहाँ जो भित्ति चित्र बनाए गए हैं उस भित्ति चित्र को किस चित्रकार ने चित्रित किया था, जिसने अपने प्रेम प्रसंग का भी चित्रण किया इस गुफा में? इस भित्ति चित्र को जिस चित्रकार ने बनाया वो बनारस के रहने वाले थे, उनका नाम देवदीन है। उन्होंने उससे जो है मंदिर में रहने वाली एक दासी थी सुतनुका, जो उनको उनसे प्रेम करती थी और उन्हीं के जो है प्रेम में उन्होंने अपने उस प्रेम को स्वर्ण अक्षरों में उस गुफा पे अंकित किया हुआ है। बहुत अच्छा प्रयास कर रहे हैं आप बताने के लिए। क्या यहाँ पे जो जोगीमारा गुफा है, यहाँ पे क्या भगवती की कोई पुस्तक वगैरह चित्रित हुई थी? यहाँ पे रामायण से संबंधित एक पुस्तक ने लिखा था वहाँ पे, और वहाँ पे जो है ऐसा कहा जाता है पुराणों में कि जब भगवान रामचंद्र जी वनवास गए थे तो वहाँ पे सीता बोगड़ा जो गुफा है वहाँ पे सीता जी, राम जी और लक्ष्मण जी रहते थे। वहाँ पे छोटी छोटी 2-3 और भी उनके रहने के जो निवास स्थान है, जो गुफाएं हैं, वो आज भी मौजूद है। यहाँ पे जो चित्रकारी हुई है, मतलब यहाँ पे जिस पुस्तक को लिखा गया है वो भगवती की पुस्तक है, उत्तर रामचरितम, काली भगवत की रचना है उत्तर रामचरितम। अच्छा बताने का प्रयास किए हैं आप। क्या? चलिए ठीक है, अब अभी बाकी है और बताएंगे। चलिए ठीक है, और बताइए फिर। 1914 में आसिफ कुमार हवलदार जी ने और छेमेंद्रनाथ ने यहाँ के चित्रों का जो है विवरण प्रस्तुत किया है और जिसमें जो है 1914 में यहाँ के चित्रों को उन्होंने बनाया भी है। कुछ ट्रिक है आसिफ कुमार हवलदार के? आसिफ कुमार हवलदार ने जोगीमारा के अलावा अजंता और बाघ गुफा का भी चित्र बनाया है। उसको भी इस संस्था ने एक ट्रिक के माध्यम से हमें बताया है, जिसको अजोबा कहा गया है। तो अ से अजंता, जो से जोगीमारा और बा से बाघ की गुफा। तो आसिफ कुमार हवलदार ने अजंता का चित्रकारी जो है 1910 में किया था, जोगीमारा का 14 में और बाघ गुफा का 1921 में किया था। यहाँ के जो चित्र मिले हैं उनमें जो है एक वृक्ष के नीचे कुछ लोग विश्राम करते हुए दिखाए गए हैं और दूसरा जो है एक पतझड़ वृक्ष के नीचे कुछ लोग जो है वार्तालाप करते हुए दिखाए गए हैं। पौराणिक कथाओं के अनुसार कहा गया है कि जो एक यहाँ पे जो है तालाब था, उसमें एक हाथी जाता है स्नान करने के लिए और मगरमच्छ उसको पकड़ लेता है। तो वो अपने सोर से पानी उठा के विष्णु भगवान की जो मंदिर थी उसमें फेंकता है, तो विष्णु उसको जो है बचा लेते हैं। तो गज गृह का भी चित्रण किया गया है। इसके अलावा एक बाग है जिसमें एक पहिया लेटी हुई है और उनके चारों तरफ गायन वादन का नृत्य हो रहा है। और यहाँ पे जो है लाल नीली कुमुदनी का चित्रण हुआ है, उस पुष्प के ऊपर एक जो है युगल का चित्रण किया गया है। यहाँ के जो भवन है वो ग्रीक रथों के समान बनाए गए हैं और यहाँ की जो मंदिरें हैं, जो मतलब गुफाएं मंदिरें हैं, चित्रण किया गया है वो रथों के समान किया गया है। इसके
इसके अलावा चोचदार पुरुष हाँ चोचदार पुरुष भी बनाया गया है। चित्र में चोचदार पुरुष को भी दिखाया गया है। सीमा रेखाएं किस तरह से बनाई? सीमा रेखाएं यहाँ की जो है लाल रंग से की गई है, पृष्ठभूमि सफेद रंग से है बिल्कुल सही। और पीले रंग से हाशिए को बनाया गया है जो चित्रों के विभाजन का कार्य करती है। बिल्कुल सही है। वेरी गुड संजय जी, बहुत अच्छा बता रहे हैं और अच्छी तैयारी है, अच्छा बताने का प्रयास किए हैं। और आगे भी जितनी भी कला वार्ताएं होंगी, जितने लोग मान लीजिए अच्छा नहीं बता पा रहे हैं किसी कारणवश, घबराहट हो रही है जिसको कैमरे के आगे बैठने से, वो धीरे धीरे सब सीख जाएंगे ना। तो ठीक है, आप जा सकते हैं। धन्यवाद सर, धन्यवाद मैम। मैं इस संस्था का बहुत बड़ा आभारी रहूंगा क्योंकि बहुत कुछ सीखने को मिल रहा है यहाँ से। धन्यवाद। आप आ जाइए। अब हाँ, आप आ जाइए। आप भी कुछ, आपका नाम? नीरज। नीरज जी, आप लोगों को कैमरे के सामने आ रहे हैं और आप लोगों को कुछ बताने का प्रयास करेंगे, क्योंकि अभी ये जो है मात्र 2-3 क्लास लिए हैं, तो धीरे धीरे ये भी सीख जाएंगे सबकी तरह ना। ठीक है, जो भी है आप बताने का प्रयास कीजिए। नमस्ते सर, नमस्ते मैम। मैं नीरज विश्वकर्मा। मैं जैन शैली के बारे में आपको कुछ बताना चाहता हूँ। जैन शैली का समय 7 से 15वीं शताब्दी तक माना गया है और इस ताड़पत्र पर मतलब कालकाचार्य प्रथम चित्रित ग्रंथ है। और मतलब जो पोथियां उसको याद करने का ट्रिक मैम ने बताया है, जो इस प्रकार है। काका कल बसंत रात 4 गीत नींद में दुर्गा के चौखट पर गाया। बिल्कुल सही। तो काका से हो गया कालकाचार, कल से हो गया कल्पसूत्र, 4 गीत। काका कल बसंत से हो गया बसंत विलास बाल गोपाल, 4 गीत से चौरपंथ शिखा हो गया, रथ से रतिरहास हो गया, आज से नीत से निषिद्ध चूड़ी हो गया, दुर्गा से दुर्गा सप्तमी हो गया। और जैन शैली को जैन शैली नाम पर्सी ब्राउन ने दिया और फिर इसको अपभ्रंश शैली नाम इसका राय दास जी ने दिया था, जो भारत कला भवन के संस्थापक भी रहे हैं। और आगे चलकर फिर जैन शैली नाम जैन शैली जो है वहाँ पे जो चेहरे वगैरह बनाए गए हैं, कितने चश्मे के बनाए गए हैं? हाँ, जैन शैली में चेहरे जो बनाए हैं 1.25 चश्मे के बनाए गए हैं। किस धर्म से संबंधित है? जैन शैली मैम दिगंबर समुदाय से संबंधित है। दिगंबर संप्रदाय से संबंधित चित्र बनाए गए हैं जैन धर्म से ना। जी जी। तो कुछ यहाँ पे महापुरुषों का भी जो तीर्थंकर है उनका भी चित्र बनाया गया है, क्या कुछ बताएंगे? हाँ जी मैम, इसमें जैसे पार्श्वनाथ हैं, ऋषभ देव हैं, उसके बाद नेमिनाथ वगैरह ये सब हैं सब। हाँ, महावीर स्वामी सबके चित्र बनाए गए हैं। 20 तीर्थंकरों के चित्र। हाँ, तो क्या जैन शैली में जो है बेलबूटों का प्रयोग किया गया? हाँ जी मैम, इसमें बेलबूटों का प्रयोग मतलब जैन शैली से इसका आरंभ माना जाता है। बिल्कुल सही, जैन शैली से ही प्रारंभ माना जाता है। तो चलिए अच्छा बताने का प्रयास करें। 23वें तीर्थंकर कौन है? पार्श्वनाथ। 23वें तीर्थंकर पार्श्वनाथ है। जी जी। 24वां तीर्थंकर ओ महावीर स्वामी। महावीर स्वामी, बिल्कुल सही। तो आप अच्छा बताने का प्रयास कर रहे हैं, बहुत अच्छा, क्योंकि आप अभी 2-3 लेक्चर मेरा देखे हैं ना। और देखिए, ट्रिक के माध्यम से जो है आप लोगों को ये बताए हैं कि कौन कौन सी पुस्तक चित्रित की गई है, और आप लोगों को बताए हैं कि कौन सी प्रथम पुस्तक थी जो ताड़पत्र पर चित्रित की गई है। तो इन्होंने बताया कि कालकाचार्य पर जो है सबसे पहले चित्रण कार्य हुआ है ताड़पत्र पर। बहुत अच्छा। और यहाँ पे जो आंखें बनाई गई, कैसी बनाई गई है? यहाँ पर आंखें में परवल के समान बड़ी बड़ी बनाई गई हैं। और चेहरे कैसे खींची गई है? उसके बाद इसका मतलब जो केंद्र है मैम, केंद्र का आप ठीक बताएंगे जगराम चौराहा जैसे। इसका मतलब प्रमुख केंद्र हो गया जौनपुर, और फिर गुजरात है, फिर उसके बाद राजस्थान, फिर महाराष्ट्र। बिल्कुल सही, गुड। तो यहाँ पे जो चेहरे बनाए गए कितने चश्मे के? 1.25 चश्मे में। 1.25 चश्मे के। यहाँ पे जो आकृतियाँ बनाई गई, क्या आकृतियों में जगरण है? और रेखाएं कैसी बनाई गई हैं? कोणात्मक बनाई गई है, ज्यामिति बनाई गई है? जी मैम।
हाँ चलिए ठीक है, अच्छा प्रयास किए हैं आप। जैन शैली का जो कौन सा ग्रंथ प्रमुख रहा है? कालकाचार। कालकाचार प्रथम कल्पसूत्र हाँ, कल्पसूत्र ना। तो क्या पता है कल्पसूत्र की रचना किसने की है? नहीं, कल्पसूत्र की रचना भद्रबाहु की है ना। और आप अच्छा बताने का प्रयास किए हैं जैन शैली के बारे में। और ये बताए हैं कि जो जैन शैली की प्रथम जो जैन शैली में चित्र बने हुए हैं, सबसे पहले ताड़पत्र पर भी चित्रित किया गया, उसके बाद कपड़े पर चित्रित किया गया है, और आगे चलकर अभ्रंश शैली में सबसे पहले कागज का प्रयोग किया गया है ना। जैन शैली बाद में जो है अभ्रंश शैली के नाम से भी जानी जाने लगी ना। तो आप अच्छा बताने का प्रयास किए हैं। किस शैली को गुज्जर शैली कहा जाता था? यही मैम, जैन शैली को। हाँ बिल्कुल सही। पार्ट से ब्राउन ने इसको संबोधित किया इस नाम से, गुज्जर शैली के नाम से। बिल्कुल सही। बहुत अच्छा बताने का प्रयास कर रहे हैं। और उसके बाद पीछे आप जा सकते हैं। बहुत अच्छा ना। नागेंद्र जी, आप भी कुछ बोलेंगे? उसके बाद ललित तैयार हैं। तैयार है जी। नागेंद्र जी आप लोगों के सामने आए हैं कैमरे के सामने। अभी ये भी ज्यादा क्लास नहीं किए हैं और फिर भी अच्छा बताने का प्रयास करेंगे। जी, मेरा नाम नागेंद्र यादव है। मैं आप निशा मैम और आप सुनील सर के निर्देशन में यहाँ पे स्टडी कर रहा हूँ। और मुझे ज़्यादा दिन ज्वाइन नहीं हुआ किए, और मुझे जो टॉपिक मिला है वो बौद्ध धर्म के प्रतीकों जो सिंबल है उसके बारे में मिला। बुद्ध के जन्म का प्रतीक क्या है? बुद्ध के जन्म का प्रतीक जो है कि कमल है। नहीं, बुद्ध के जन्म का प्रतीक चिन्ह जो है लाल कमल है ना। और बुद्ध का माँ के गर्भ में आना, इसका प्रतीक चिन्ह क्या है? गज। श्वेत हाथी ना, वो गज भी कह सकते हैं। और बुद्ध का गृह त्याग करना घोड़े से, हाँ अश्व अश्व से है। यानी जब भगवान बुद्ध घर छोड़कर चले जाते हैं तो उनका प्रतीक चिन्ह अश्व माना गया है। और घोड़ा एक चीज का और प्रतीक चिन्ह है, राज्य विस्तार का भी प्रतीक चिन्ह होता है घोड़ा। और हिंदू धर्म के अनुसार, हाँ हिंदू धर्म के अनुसार सूर्य का प्रतीक, हाँ सूर्य का भी प्रतीक है, राज्य विस्तार का भी प्रतीक है। और भगवान बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति, इसका प्रतीक क्या है? पीपल का वृक्ष है। हाँ पीपल का वृक्ष है, बिल्कुल सही। भगवान बुद्ध को मृत्यु की प्राप्ति, पद चिन्ह, हाँ पद चिन्ह है, महापरिनिर्वाण की प्राप्ति पद चिन्ह है। तो क्या आप जानते हैं कि भगवान बुद्ध को महापरिनिर्वाण कहाँ पर हुआ था? जी, कुशीनगर में। हाँ, इनका एक अंगार चैत्य है, जानते हैं? नहीं जानते, ठीक है मैं बता रही हूँ। तो जहाँ पे भगवान बुद्ध का महापरिनिर्वाण हुआ था, जहाँ पे इनका दहन किया गया था, जलाया गया था, तो वहीं पे इनके कुछ अनुयायी जो है, जो भगवान बुद्ध को मानते थे, कुशीनगर में ही, और क्या बोलते हैं, वहीं पर जो है अंगार चैत्र को बनाया गया है। क्या आप बता सकते हैं कि भगवान बुद्ध ने अपना पहला उपदेश कहाँ पे दिया था? जी, सारनाथ में दिया था। इसका पुराना नाम ऋषिपत्तनम था। हाँ, और कुछ नाम है सारनाथ का? तो जो सारनाथ है, यहाँ पर भगवान बुद्ध जो है अपना प्रथम उपदेश दिए हैं। सारनाथ को बहुत सारे नामों से पहले संबोधित किया जाता था, सारंगनाथ, मृगदाव, ऋषिपत्तनम। तो क्या आप जानते हैं कि सारंगनाथ क्यों कहा गया है? नहीं जानते हैं। तो सारंग का जो होता है, सारंग हिरण का जो है पर्यायवाची होता है। तो ऋषिपत्तनम या सारनाथ में बहुत अधिक हिरण पाए जाते हैं, तो इसी आज भी है हिरण, इसी वजह से इसका नाम जो है सारंगनाथ। और मृगदाव, मृग के भी कारण पड़ा, और मृग का पर्यायवाची सारंग होता है, इसीलिए उसका नाम पड़ा। और जैसे कि अगर आपसे पूछा जाए कि कला भवन कहाँ स्थित है, क्या पता है? जी सर, भोपाल में है। भारत भवन भोपाल में, भारत कला भवन। भारत कला भवन वाराणसी में। हाँ, स्थापना हाँ भारत कला भवन वाराणसी में, बहुत सही। और भारत भवन भोपाल में है। और भारत माता मंदिर पता है? देखिए, जो भारत माता मंदिर है
ये वाराणसी में ही है। आप लोग नाम सुने होंगे काशी विद्यापीठ। काशी विद्यापीठ में के कैंपस में ही भारत माता मंदिर बनाया गया है। और वहाँ पे अगर मैं जैसे आपको ना मालूम हो तो मैं कुछ वहाँ की विशेषताएं भी बता रही हूँ वाराणसी का। वहाँ पे ABC आर्ट गैलरी भी है। ये मैं आप लोगों को बताई भी थी पहले भी कि अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाए कि ABC आर्ट गैलरी कहाँ पर स्थित है तो वाराणसी में। और एक चीज और आप लोग जान लीजिए, शायद आप लोग ना जानते हो कि रुचिका आर्ट गैलरी ये भी वाराणसी में है। रुचिका आर्ट गैलरी वाराणसी में है। और उसके बाद ज्ञानवापी मस्जिद भी है और रविदास मंदिर भी है जो कि बहुत बड़ा है रविदास मंदिर। तो बहुत सारी चीजों के लिए फेमस है। और वहाँ पे संग्रहालय भी है वाराणसी में ना। सारनाथ में भी संग्रहालय है। जैसे आपसे पूछा जाए कि जो सारनाथ का स्तंभ है, स्तंभ के ऊपर का जो परगहा है, परगहा का मतलब समझते हैं? हाँ, तो जो परगहा है उसको जो है किस संग्रहालय में संग्रहित किया गया है? तो क्या जानते हैं किस संग्रहालय में? सारनाथ संग्रहालय में। बिल्कुल सही, सारनाथ संग्रहालय में संग्रहित किया गया है। अगर आपसे पूछा जाए कि लायन कैपिटल कहाँ पे संग्रहित किया गया है? सारनाथ में किया गया है। बिल्कुल राइट आंसर, अच्छा बता रहे हैं आप। और क्या आप जानते हैं कि कुछ ऐसे कलाकार भी रहे हैं जो फेमस कलाकार जो कि वहाँ पे डीन भी रह चुके हैं काशी हिंदू विश्वविद्यालय में, जो विद्यापीठ है विश्वविद्यालय ना। हाँ, BHU काशी हिंदू विश्वविद्यालय BHU में। उसे पहले बनारस हिंदू विश्वविद्यालय भी कहा जाता था ना, लेकिन जो है कहा जाता है आज भी ना। तो यहाँ पे आप जानते होंगे कि जो KS कुलकर्णी थे, अभी बैल की श्रृंखला की बात हुई थी कि बैल नाम श्रृंखला नामक चित्र बैल का KS कुलकर्णी बनाए थे। KS कुलकर्णी का अगर फुल फॉर्म पूछ लिया जाए पूरा नाम तो क्या किसी को पता है? कृष्ण श्यामराव कुलकर्णी। तो इन्होंने जो है यहाँ पे डीन के पद पर भी रहे हैं KS कुलकर्णी। अभी 2016 में ये क्वेश्चन आया भी था TGT में। बनारस से कौन कौन लोग जो समकालीन कलाकार हैं जो कार्यरत हैं? हाँ, पता है किसी को? डॉक्टर सुनील कुमार विश्वकर्मा इस टाइम। और जो है काशी विद्यापीठ में डीन है जो जैसे विभागाध्यक्ष भी कह सकते हैं। और समकालीन आर्टिस्ट हैं डॉक्टर सुनील कुमार विश्वकर्मा जी, बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। और उनको बहुत सारे अवार्ड भी मिले हैं। और वहीं पे बनारस में ही रहकर KS परिणाम सिंह सर हैं, वो भी काम कर रहे हैं, वो भी समकालीन आर्टिस्ट हैं। तो जैसे आपसे पूछा जाए कि बनारस में कौन कौन समकालीन आर्टिस्ट कार्यरत हैं जो कला को आगे बढ़ा रहे हैं, तो ऐसे ही बहुत सारे कलाकार हैं जो बनारस से उभरे हैं और हमारे प्रयागराज से भी उभरे हैं ना। तो क्या आपको पता है कि प्रयागराज के कौन कौन से कलाकार हैं? कुछ पता है? समकालीन आर्टिस्ट नहीं पता है क्योंकि हाँ अभी आपको पढ़ाया भी नहीं गया है। तो लेकिन मैं बताना चाह रही हूँ जो समकालीन आर्टिस्ट हैं डॉक्टर अजय जेटली, डॉक्टर श्याम बिहारी अग्रवाल, और इसके पहले भी बहुत सारे लोग चित्रकार रह चुके हैं जैसे कि महादेवी वर्मा। इनकी पेंटिंग नगर पालिका संग्रहालय में रखी गई है, दीप शिखा नामक पेंटिंग। और दीप शिखा इनकी एक रचना भी है, सबको पता है नहीं है ना। और उनकी एक रचना भी है, उसी पे आधारित एक पेंटिंग भी बनाई है। और बहुत सारे कलाकार जैसे कि इस टाइम हमारे गुरु हमारे बीच में नहीं है, कुछ दिन पहले उनको जो है महापरिनिर्वाण की प्राप्ति हो गई। तो डॉक्टर अभिनव गुप्त सर जो कि अब हमारे बीच में नहीं है, वो भी बहुत अच्छे आर्टिस्ट थे, नहीं तो वो जरूर आप लोगों से मिलते ना। चलिए और कुछ बताना चाहते हैं? ये कहेंगे मैम कि आपके पढ़ाने का जो तरीका बहुत अच्छा है, जैसे मतलब बताती हैं एक बार आसानी से याद हो जाता है। और ये सब जैसे कि जो इवेंट वगैरह होते हैं और जगह नहीं होते, इससे जो आदमी एक बार बोल देता है कैमरे के सामने उसको याद हो जाता है, थोड़ी सी जो झिझक रहती है वो दूर हो जाती है। और कला में कंफ्यूजन बहुत ज़्यादा है, जैसे कि कुछ चित्र गुफा संख्या 1 में भी है, जनता के कुछ 16 के इस तरह से। तो ये जो टिप जो आप बताते हैं इससे क्या होता है कि पूरा कंट्रास्ट हो जाता है। 6 गुफाओं में चित्र की पूरा तो मतलब ये बहुत अच्छी बात है।
थैंक यू। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और आप अच्छा प्रयास किए हैं, क्योंकि अभी आप ज़्यादा क्लास भी नहीं किए हैं। और ललित जी, हमारे बीच में ललित जी आ रहे हैं कैमरे के सामने, और थोड़ा सा हमारे क्लास के सबसे हंसमुख छात्र हैं और सबको हंसाने वाले छात्र हैं। और कहने का मतलब है इंटरटेनमेंट बीच बीच में देते रहते हैं। और ललित जी आए और आप लोगों को भी थोड़ा सा इंटरटेनमेंट दें। और सबसे पहले आप अपना परिचय बताएंगे और उसके बाद थोड़ा बहुत आप जो पढ़ के आए हैं उसके बारे में बताएंगे। मेरा नाम ललित प्रताप मौर्य है। ठीक है, आगे बोलिए। कहाँ पढ़ रहे हैं? मैं चित्तराल एकेडमी में पढ़ रहा हूँ। आपको कैसा लगता है यहाँ पढ़ के? ललित जी पढ़ रहे हैं, ललित जी से थोड़ा सा जानने का आप लोग प्रयास कीजिए कि यहाँ कैसा लगता है उनको। यहाँ बहुत अच्छा लगता है। दिल से बताइएगा, कोई दबाव नहीं। खराब लगता है तो खराब, अगर खराब भी लगे, देखिए आप लोग हैं ना, आप लोग ही कमियां बताएंगे तभी मैं और आगे बढ़ूंगी ना। अगर कहीं से कोई दिक्कत हो, मैं सबको एकदम बिल्कुल ऐसा छोड़ दी हूँ कि कोई कुछ भी क्वेश्चन पूछ सकता है। हाँ, चलिए ठीक है, आप बताइए कि खसड़ा किसे कहते हैं? फास्ट स्केचिंग। हाँ, गुड। या तीव्रगामी रेखाएं भी कह सकते हैं। तो ललित जी का आंसर है जो फास्ट स्केचिंग हम लोग करते हैं उसे ही खसड़ा कहा जाता है। बहुत अच्छा। और अब आप बताएंगे कि काकी मीनो कहाँ की कला है? जापान। बिल्कुल राइट आंसर, जापान की कला है। इकराना कहाँ की कला है? जापान। बिल्कुल राइट आंसर, जापान की कला है। अब आप बताएंगे कि मुरक्का क्या होता है? हाँ, एल्बम जो मुरक्का शब्द था उसका यूज कहाँ पे किया जाता था? हाँ, खुल के बोलिए, एकदम खुल के बोलिए, डरिए मत बिल्कुल। हाँ, कंफर्म हो जाएगा सब। आप अगर गलत भी बताएंगे कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि धीरे धीरे अनुभव बढ़ेगा और कैमरे के सामने आपका अनुभव एकदम बढ़ जाएगा ना। और आप बताइए कि फ्रेस्को बुनो क्या होता है? फ्रेस्को बुनो गिरी। हाँ, जो हम चित्रण कार्य करते हैं, फ्रेस्को बुनो का प्रयोग किस पे किया जाता है? भित्ति चित्र पे किया जाता है कि कैनवास पे किया जाता है कि कागज पे किया जाता है? किस पे? बिल्कुल राइट आंसर, भित्ति चित्र पे किया जाता है। फ्रेस्को सेस्को क्या कौन सी पद्धति है? सूखी पद्धति। क्या आप टेम्परा जानते हैं? टेम्परा किसे कहते हैं? टेम्परा किसे कहते हैं? नहीं पता है। जो जल के साथ घुलनशील और सूखने के बाद अघुलनशील हो जाए वही टेम्परा है। टेम्परा एक तकनीक है ना कार्य करने की, जो कि बाग गुफा में यूज किया गया है टेम्परा पद्धति या तकनीक का। थोड़ा सा इनको कैमरे के आगे घबराहट हो रही है, कोई बात नहीं, धीरे धीरे सब सही हो जाएगा। तो आप बताइए कि आप बताइए कि जो वो पटचित्र पता है? इंस्टॉलेशन हाइगा कहाँ की कला है? ब्लू पार्ट्री कहाँ की? जापान। हाइगा जापान की कला है। ब्लू पार्ट्री। ब्लू पार्ट्री कहाँ की है? ब्लू पार्ट्री ब्लैक पार्ट्री। ब्लू पार्ट्री जयपुर और ब्लैक पार्ट्री निजामाबाद, जो कि आजमगढ़ में बनता है। पॉटरी का मतलब होता क्या है? सब लोग बताइए। हाँ, बिल्कुल सही, जैसे फ्लावर पॉट वगैरह। हाँ, बिल्कुल सही। पॉटरी कहाँ की प्रसिद्ध है, सब लोग बताएंगे? कुर्जा की ना, बिल्कुल सही। टेराकोटा गोरखपुर। ठीक है, आप जा सकते हैं, लेकिन तैयारी कीजिए। सुनीता जी आप आइए। नेक्स्ट टाइम
चलिए ठीक है, जो लोग छूट रहे हैं वो नेक्स्ट टाइम, और जिसका बेहतर नहीं तैयार था वो नेक्स्ट टाइम अच्छा करने का प्रयास करें। और आज भी हमारी कला वार्ता समाप्त होती है ना, और उसके बाद आप लोग बहुत अच्छा करने का प्रयास किए हैं। अब थोड़ा सा अपने सर के मुखार बिंदुओं द्वारा कुछ सुनिए। तो बहुत अच्छा लगा कि सभी लोगों ने काफ़ी कुछ अच्छा जो हम लोग पूछे बताए हैं, और मैं चाहूँगा कि आप सभी के उज्जवल भविष्य की कामना करता हूँ कि आप इसी तरह इससे भी ज़्यादा मेहनत करिए कि आप लोग सभी लोगों का जो है चयन हो। उस दिन मुझे जो है अपार शक्ति और क्षमता मिलेगी। इसी शब्दों के साथ मैं अपने आवाज़ को विराम देता हूँ। और जितने लोग हमारे वीडियो को देखें, कम से कम हमारे जो भी पढ़ाए हुए छात्र छात्राएं हैं उनसे कुछ सीखने का प्रयास करें। और मुझे उम्मीद है कि आप लोग आगे बहुत कुछ अच्छा करेंगे। और जहां तक मेरा प्रयास है, सबको जो वैकेंसी आ रही है वहां तक आप लोगों को पहुंचा दें, तो उसके बाद तब सेवा से निवृत्त हो ना। तो आप लोग हमारे साथ चलिए, बस मेरा साथ दीजिए, और आप लोगों के हौसले के साथ मेरा हौसला रहता है ना। जब आप लोग अगर हौसला तोड़ेंगे तो मेरा भी हौसला टूटेगा। लेकिन आप लोग बहुत अच्छा प्रयास कर रहे हैं ना? चलिए ठीक है, अब जो है आप लोग और अच्छा फिर सैटरडे को और डिस्कस किया जाएगा। थोड़ा सा मैं आप लोगों को और पढ़ाना चाह रही हूँ। थोड़ा सा आप लोग आर्ट गैलरियाँ और संग्रहालय लिख लीजिए। जैसे कि लोग कहते हैं कि बाहर से क्वेश्चन पूछ लिया गया है ना, तो उसको मैं लिखवाने का प्रयास करूंगी और आप लोग लिखिए। और 15 मिनट और समय दीजिए, आप लोग लिख लीजिए ना। बिल्कुल नहीं कि यहाँ आप लोग, और उसके बाद हाँ, और आप लोगों का जो रिसर्च वाला काम चल रहा है, लघु शोध ना, लघु शोध पे आप लोगों को काम करना है। आज आप लोगों को नया टॉपिक मिलेगा। और आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद कि आप लोग अच्छा बताने का प्रयास किए।